हेलो एवरीवन, मैं चारू सिंह चौहान, एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर लेकर आई हूँ सक्सेस मेट के प्लेटफॉर्म से गृह विज्ञान के प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो न सिर्फ गृह विज्ञान के स्टूडेंट के लिए फायदा करेगी, बल्कि अन्य परीक्षाओं में भी आपकी काफी मदद करेगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले 2 लाइन हो जाएं। तू थक गया तो रुक जाएंगी राहें, तू थक गया तो रुक जाएंगी राहें, चल उठ बैठा है क्यों। तो चलिए हमारी इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का श्री गणेश करते हैं हमारी पहली क्लास के पहले प्रश्न के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न आज का लेते हैं। हमारी पहली क्लास का पहला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को इनमें से क्या कम मात्रा में लेना चाहिए। ऑप्शन हमारे सामने है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सेलेनियम। तो इसमें क्या पूछा है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को। तो सबसे पहले हम इसका एक एक पॉइंट को देखते चलते हैं। सेलेनियम, सेलेनियम किस मरीज को, किस रोगी को कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। एक पेन ले लेते हैं और बात करते हैं हम यहाँ सेलेनियम। सेलेनियम किस मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है। सूजन और क्षतिग्रस्त त्वचा वाले, सेलेनियम सूजन और क्षतिग्रस्त त्वचा के जो रोगी होते हैं उन्हें बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, कम नहीं बहुत कम मात्रा में। दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किस मरीज में कम दिया जाता है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कैल्सेमिया और गुर्दे में पथरी, गुर्दा या किडनी स्टोन जिसे बोलते हैं, किडनी में पथरी के मरीज को तो कैल्शियम किसे कम दिया जाता है, कैल्शियमिया या किडनी में पथरी वाले मरीज को कैल्शियम बहुत कम मात्रा में कम मात्रा में दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो पोटेशियम हमारा किडनी के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है। पोटेशियम हमारा किडनी के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है। और पोटेशियम के साथ साथ किडनी के मरीज को जो 2 चीजें और हैं वो भी कम मात्रा में दी जाती है। उसमें से एक है सोडियम प्लस फास्फोरस। तो पोटेशियम की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम कम दिया जाता है किडनी के मरीज को। उसके साथ में पोटेशियम के साथ में किडनी के मरीज को हम सोडियम और फास्फोरस की भी बहुत कम मात्रा देते हैं। अब हमारा बचता है सोडियम। सोडियम हमारा इसका सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा सोडियम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। तो हमारा जो इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा प्रश्न था उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए, क्या देना चाहिए कम मात्रा में उच्च रक्तचाप के मरीज को। तो इसमें हमारा आंसर निकल के आया सोडियम यानी पोटेशियम है। पोटेशियम इसमें ऑप्शन है एक, तो पोटेशियम किडनी के मरीज को कम दिया जाता है। पोटेशियम के साथ में सोडियम और फास्फोरस बहुत कम मात्रा में दिया जाता है किडनी के मरीज को। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था इसमें कैल्शियमिया और किडनी में पथरी के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है।
और इसके साथ में हमारा थर्ड ऑप्शन था इसमें सेलेनियम। सेलेनियम सूजन और क्षतिग्रस्त त्वचा वाले मरीज को कम दिया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो किडनी के मरीज को लगभग जो है किडनी का रोग सभी लोग जानते होंगे, किडनी में पथरी को भी सब जानते होंगे, सूजन और क्षतिग्रस्त त्वचा वाला रोग भी जहां तक मैं मानती हूँ सभी को पता होगा। तो हम इसमें हमारा क्या बचता है, इसमें हमारी एक नई बीमारी सामने आई है कैल्सियमिया, जो शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ ना भी जानते होंगे कैल्सियमिया। तो थोड़ा सा कैल्सियमिया को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसे रिमूव कर देती हूँ, फिर कैल्सियमिया को डिस्कस करते हैं। कैल्सियमिया क्या था हमारा, जो कैल्शियम की कमी से हो रहा था। कैल्सियमिया क्या मरज था हमारा, ये था कैल्सियमिया। अब कैल्सियमिया क्या है और कैसे होता है, मतलब कैल्शियम से कैल्सियमिया रोग कैसे होता है। तो ये हमारी कैल्शियम की अधिकता के कारण होता है। शरीर में जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, ये अधिकता के कारण होता है, कैल्शियम की अधिकता हो जाने पर। और जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है वो हमारा प्लस होती है फास्फेट से। किससे प्लस होती है वो, फास्फेट से। तो फास्फेट और कैल्शियम की जो अधिकता हमारे शरीर में हो गई है, हमारे ब्लड में जो कैल्शियम की अधिकता हो गई है, वो जो फास्फेट से मिलती है तो वो हमारी हड्डियों को बहुत कठोर बना देती है। क्या करती है, हड्डियां कठोर, इसमें हमारी हड्डियां कठोर हो जाती हैं और कठोर होकर हल्के उसमें छेद जैसे होने लगते हैं, जब भुरभुरापन आ जाता है उसमें, भुरभुरा। तो एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है, कैल्शियम वाले पोर्शन में हमारा क्वेश्चन बनता है कि हड्डियों का कठोर हो जाना और भुरभुरा होना किसकी अधिकता से होता है। तो कैल्शियम, या फिर पूछ सकता है कि कौन सा रोग है कैल्शियमिया। तो जो हमारी इसमें हड्डी है, कैल्शियम की अधिकता जब हमारे ब्लड में हो जाती है और वो फास्फेट से मिलती है तो हमारी हड्डियों को कठोर बना देती है और उसे भुरभुरा कर देती है। भुरभुरा करके मतलब उसमें छोटे छोटे छेद जैसे होने लगते हैं और हड्डियां आसानी से टूटने लगती हैं, आसानी से टूटने लगती हैं, हमारी हड्डियां आसानी से टूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे हमने एक प्रश्न के साथ में हमारे 3 से 4 प्रश्न तैयार हो गए। अगर आप इसे जैसे जैसे पॉइंट ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो यहाँ हमारा उच्च रक्तचाप से संबंधित हो गया, जिसका हमारा आंसर था सोडियम। उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में सोडियम दिया जाता है। पोटेशियम हमारा था किडनी के मरीज को कम मात्रा में दिया जाता है, साथ में उसके सोडियम और फास्फेट कम मात्रा में, फास्फोरस कम मात्रा में दिया जाता है। कैल्शियम से हमारा कैल्शियमिया और किडनी में जो पथरी हो जाती है उसके मरीज को कैल्शियम कम मात्रा में दिया जाता है। कैल्शियमिया क्या है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद सेलेनियम जो कम मात्रा में दिया जाता है वो सूजन और क्षतिग्रस्त त्वचा वाले मरीज को बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके एक क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का 3 से 4 क्वेश्चन बन गए हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें अच्छा साधन है। दालें अच्छा साधन है, दालें किस चीज का अच्छा साधन है? इनमें से हमारे पास ऑप्शन है रेशो का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का। तो इसमें पूछा है कि दालें किस चीज का अच्छा साधन है। तो दालें हमारी किस चीज का अच्छा साधन होगी? प्रोटीन का। सभी जानते हैं दाल हमारी रिच होती है, प्रोटीन रिच होती है। दालें हमारा किस चीज का अच्छा साधन है? प्रोटीन का। अब हम इसकी सारे पॉइंटों को अलग अलग डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंटों को एक बार देखते हैं। रेसे दालों में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। रेसे यानी फाइबर, बहुत अच्छी मात्रा दालों से हमें मिल जाती है, बहुत अच्छी मात्रा हमें दालों से फाइबर की मिल जाती है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं प्रोटीन जो हमारा इसका ऑप्शन था, दालों का अच्छा साधन है प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन हमारी दालें हैं। इसमें दालों में मांसाहारी भोजन से भी अधिक होता है
प्रोटीन। मांसाहारी भोजन से अधिक मात्रा में हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रोटीन को भी पहले डिस्कस, उसके बाद अगले जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है उन्हें भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो प्रोटीन हमारा मांसाहारी भोजन से अधिक दालों में पाया जाता है, किंतु वो पूर्ण प्रोटीन नहीं होता। किंतु पूर्ण प्रोटीन नहीं होता। जो दालों में पाया जाता है वो पूर्ण प्रोटीन हमारा पूर्ण प्रोटीन नहीं होता है। दालों में पाया जाने वाला प्रोटीन मांसाहारी भोजन से अधिक होता है, किंतु पूर्ण प्रोटीन नहीं माना जाता। पूर्ण प्रोटीन क्यों नहीं माना जाता? उसकी एक वजह है, इसमें 1 या 2 अमीनो एसिड, 1 या 2 अमीनो एसिड की मात्रा कम होती है। अमीनो एसिड जो दालों की प्रोटीन है मांसाहारी प्रोटीन से अधिक है, किंतु पूर्ण प्रोटीन नहीं है, क्योंकि इसमें 1 या 2 अमीनो एसिड की मात्रा कम होती है। और जो मात्रा जैसे अगर देखते हैं तो मिथ्योनाइन जो होता है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता दालों में। मिथ्योनाइन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या देखा? प्रोटीन जो दालों की प्रोटीन है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। इसका ऑप्शन का आंसर तो हमें मिल ही गया था। क्या है? दालों किसका अच्छा साधन है? प्रोटीन का। दालों की प्रोटीन मांसाहारी प्रोटीन से अधिक होती है, किंतु पूर्ण प्रोटीन नहीं होती। पूर्ण प्रोटीन क्यों नहीं होती? उसकी वजह है 1 या 2 अमीनो एसिड दाल की प्रोटीन में कम पाए जाते हैं। जैसे मिथ्योनाइन जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता, मिथ्योनाइन इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो ठीक है, हमने रेसे दालों में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फाइबर की जिनकी बात करते हैं। प्रोटीन हमने देख लिया, अब इसे हम साफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो जो दालों में होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। दालों में किस रूप में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में। कार्बोहाइड्रेट दालों में पाया जाता है स्टार्च के रूप में। और स्टार्च के रूप में इसकी परसेंट अगर हम देखें तो कितना होता है? 55 से 61% इसमें, यानी 55 से 61% जो कार्बोहाइड्रेट हमारा है दालों में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और स्टार्च के रूप में कितने % पाया जाता है? 55 से 61%। उसके बाद हमारा बचता है बसा। बसा की कितनी % दालों में होती है? बसा की % होती है 1 से 2% दालों में, बस 1 से 2%। और जो सबसे अधिक पाया जाती है बसा वो सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। सोयाबीन में इसकी मात्रा होती है 20%। सोयाबीन में होती है बसा की मात्रा 20%। तो हमारे यहाँ क्या 2 ऑप्शन बचे थे हमारे? कार्बोहाइड्रेट और बसा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है दालों में। दालों में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा स्टार्च के रूप में जो 55 से 61% होता है। और बसा हमारी 1 से 2% दालों में होती है। बसा हमारी दालों में ज्यादा नहीं होती है, 1 से 2% होती है। सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होती है उसमें 20% बसा हमें मिलती है। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जख्म देर से भरता है। इनमें से किसकी कमी से जख्म देर से भरता है? तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन B2,
सॉरी, क्वेश्चन है हमारा जख्म देर से भरता है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है विटामिन बी की कमी से, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2 की कमी से, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, और हमारा थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी की कमी से। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? जख्म देर से किसकी कमी से भरता है? वो है हमारा आंसर इसका विटामिन, हमारा इसका आंसर होगा विटामिन सी की कमी से। हमारे शरीर में जो भी कोई जख्म हो जाता है, अगर विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी है तो वो बहुत देरी से भरेगा, बहुत जल्दी वो घाव नहीं भर सकता। कोई भी चोट आपको लगी है, वो अगर विटामिन सी की कमी आपके शरीर में है तो वो जल्दी से नहीं भरेगी विटामिन सी की कमी से। और देखते हैं क्या रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी के भी दो टाइप हैं, एक वयस्क स्कर्वी और दूसरा है शिशुओं की स्कर्वी। शिशुओं की स्कर्वी और स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग में भी घाव नहीं भर पाता है। घाव देर से भरना और घाव देर से भरने का, यानी स्कर्वी रोग में घाव देर से भरने का अगर रीजन हम देखते हैं तो वो होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कोलेजन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। किसकी कमी हो जाती है? कोलेजन। और कोलेजन कम होने के कारण जो हमारे घाव भरने वाले ऊतक होते हैं, कोलेजन कम होने के कारण घाव भरने वाले ऊतक, कोलेजन की कमी से जो हमारे घाव भरने वाले ऊतक वो होते हैं, घाव भरने वाले ऊतक मतलब जोड़ने वाले, जो हमारी मांसपेशियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो विटामिन सी की कमी से जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है उससे कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन कम होने से जो घाव भरने वाले ऊतक है, घाव भरने वाले से मतलब हमारा है जो हमारे ऊतकों को जोड़ के रखने वाले जो ऊतक हैं, वो ऊतक नहीं बन पाते। जो हमारे शरीर में ऊतकों को जोड़ के रखने वाले ऊतक हैं, वो नहीं बन पाते। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है उससे हमारे शरीर में कोलेजन कम हो जाता है। कोलेजन कम होने से हमारे शरीर के ऊतकों में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारे शरीर में जो घाव है, जो कोई भी जख्म है, वो देरी से भरता है। क्लियर? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। इनमें से किसको उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है? हाई प्रोटीन किसे दिया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास है कुपोषण की दशा में, नंबर 2 है मोटापे की दशा में, नंबर 3 है उच्च रक्तचाप में, और नंबर 4 है हमारे पास रक्त अल्पता में। तो इसमें पूछा है हमसे हाई प्रोटीन आहार जो है वो किस दशा में, इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से किस रोगी को दिया जाता है? तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं हम रक्त अल्पता की। रक्त अल्पता, एनीमिया, खून की कमी, जिसे हम एनीमिया और खून की कमी के नाम से भी जानते हैं, यानी खून की कमी एनीमिया। खून की कमी और एनीमिया के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। इसमें जब हमारे शरीर में रक्त अल्पता या खून की कमी जिसे हम बोल सकते हैं, या एनीमिया जिसे हम बोल सकते हैं, ये हो जाती है, तो इसमें हम इसके रोगी को हम क्या देते हैं? इसमें उच्च
उच्च मात्रा में क्या दिया जाता है? उच्च मात्रा में दिए जाते हैं लोह लवण, यानी जिसे बोलते हैं आयरन, लोह लवण, विटामिन B12 और विटामिन सी प्लस विटामिन सी। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें रक्तअल्पता यानी खून की कमी के नाम से भी हम उसे जानते हैं, एनीमिया भी हम उसे बोल सकते हैं। तो इसमें जब ये हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसमें क्या देना चाहिए? उच्च मात्रा में देने चाहिए लोह लवण यानी आयरन, विटामिन B12 और विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम रक्तअल्पता। अभी हमने बात की थी रक्तअल्पता की। अब है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की बात हम करते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं। उच्च रक्तचाप में किसकी मात्रा कम दी जाती है? अगर देखें तो उच्च रक्तचाप में क्या कम दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में हमारा सोडियम, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था। सोडियम की मात्रा इसमें हमारा सोडियम कम मात्रा में देते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया हमारा उच्च रक्तचाप। अगर उच्च रक्तचाप का रोगी है तो उसे सोडियम बहुत कम मात्रा में दिया जाएगा। सोडियम से मतलब हमारा क्या हुआ? नमक। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर वाले को नमक बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, क्योंकि नमक जो है वो सोडियम का एक बहुत रिच सोर्स है। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं मोटापे की दशा में। अगर मोटापा है तो मोटापे की दशा में, पेन चेंज करते हैं इसके लिए भी, मोटापे की दशा में क्या अधिक देना चाहिए? जो मतलब मोटापे की दशा वाले रोगी को, मोटापा भी कई तरह का होता है, तो मोटापे की दशा में अगर रोग की स्थिति में आ रहा है तो यानी हाई लेवल पे हमारा मोटापा है, तो मोटापे के जो रोगी है उसे क्या दिया जाना चाहिए? जीवन सत्व सी, जिसे हम बोलते हैं जीवन सत्व सी की मात्रा अधिक, क्योंकि उसमें रेशे अधिक होते हैं। क्यों देने चाहिए ये? क्योंकि उसमें रेशों की मात्रा, क्योंकि उसमें क्या होती है? रेशों की मात्रा अधिक होती है, यानी फाइबर की मात्रा अधिक होती है। रेशे हमारे अधिक होते हैं यानी फाइबर अधिक होता है। फाइबर ऐसा वो है जो शरीर में मतलब कोई अपना काम नहीं करता, सिर्फ क्या करता है? हमारे शरीर में जो गंदगी आंतों में जमा हो जाती है उसे वो बांध के सफाई उसकी करने का काम करता है। बाकी फाइबर का ह्यूमन बॉडी में कोई भी रोल नहीं है इसके अलावा। अब हमारा एक ऑप्शन हमारा इसमें बच जाता है उच्च प्रोटीन। हमसे क्वेश्चन में पूछा था उच्च प्रोटीन यानी हाई प्रोटीन आहार जो हमारा है, हाई प्रोटीन फूड जो है हमारा, वो किसे दिया जाता है? तो हमारा पास एक ऑप्शन बचता है। बाकी ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें रक्तअल्पता में यानी खून की कमी, एनीमिया में उच्च मात्रा में क्या दिया जा रहा है? लोह लवण, विटामिन B12 और विटामिन सी। वही उच्च रक्तचाप में सोडियम की मात्रा कम कर दी जाती है। मोटापे की दशा में अगर हम देखें तो उसमें जीवन सत्व सी की मात्रा अधिक कर दी जाती है। वो अधिक से मतलब जीवन सत्व सी की मात्रा अधिक करने से क्या फायदा है? जीवन सत्व जो सी है उसमें रेशों की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और रेशों की मात्रा जब हमारे शरीर में जाएगी तो हमें कम भूख लगेगी। रेशे शरीर में, मानव शरीर में कोई रोल अदा नहीं करते। हाँ, पशुओं के शरीर में उनका महत्व होता है, बट मानव शरीर में रेशों का कोई महत्व नहीं होता। सिर्फ इतना महत्व है कि जो हमारी आंतों में जो गंदगी जमा हो जाती है, वो उस मल के रूप में जो इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है, चिपक जाती है, वो रेशे उस सबको बांध के उसकी आंतों की हमारी सफाई करने का काम करते हैं।
तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ एक, यानी कुपोषण की दशा में। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उच्च प्रोटीन कब दिया जाता है? कुपोषण की दशा में। क्लियर? चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। जो पोषक तत्व है उनका अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका हम देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन है 4। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन इसके भी हमारे सामने हैं। 4 ऑप्शन इसके भी हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले एक ऑप्शन हमारा मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। पेन ले लेते हैं अभी और उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑप्शन फर्स्ट से। पोषक तत्वों का जो इसमें पूछा है अधिकांश अवशोषण पूछा है। क्या पूछा है? अवशोषण क्या कहाँ होता है। तो हमारे जो ये सारे अंग हैं ये हमारे पाचन तंत्र के ही अंग हैं। तो सबसे पहले भोजन हमारे मुंह से शुरू होता है, जहां से उसका पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में पाई जाने वाली लार से भोजन पचना शुरू हो जाता है। मुंह में पाई जाने वाली लार से भोजन पचना शुरू हो जाता है, यानी भोजन की जो पचने की प्रोसेस है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है। मुंह में जो लार पाई जाती है उससे वो मतलब पाचन की क्रिया हमारी शुरू हो जाती है वहीं से। उसके बाद मुंह में जो हमारा भोजन है जब हम चबाते हैं उसमें लार अच्छे से मिक्स हो जाती है। लार मिक्स होने के बाद वो फिसलता हुआ आहार नाल से होता हुआ किससे जाएगा? आहार नाल से होता हुआ, आहार नाल से होते हुए मुंह में लार मिक्स होने के बाद हमारा भोजन आहार नाल से होता हुआ हमारा कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय में जाने के बाद जब हमारा भोजन वहां से आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में जाने के बाद 2 से 2.5 घंटे उसे आमाशय में लगते हैं। हमारा भोजन फिर आहार नाल से होता हुआ जब आमाशय में जाता है तो 2 से 2.5 घंटे तक वो कितना रहता है आमाशय में? 2 से लगभग 2.5 घंटा। 2.5 घंटा हमारा आमाशय में भोजन रहेगा, जहां उसमें जो अन्य जो जूस हैं, पाचक रस हैं, वो उसमें वहां पे मिलेंगे। जो आमाशय की दीवारों से गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। आमाशय की दीवारों से जो निकलता है वो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। गैस्ट्रिक एसिड ये भी 3 तरह का होता है। गैस्ट्रिक एसिड जो है वो 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक हैं। जो आमाशय की दीवारों से निकलते हैं वो गैस्ट्रिक एसिड हैं। 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक होते हैं। ये होते हैं हमारे 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक क्या होते हैं ये हमारे 3 तरह के। जो आमाशय में हमारा भोजन जाने के बाद 2 से 2.5 घंटे उसमें रुकता है। आमाशय की दीवारों से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। जो 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक होते हैं, ये क्या काम करते हैं? जो एसिड हाइड्रोक्लोरिक है वो हमारे भोजन में अम्लीयता को बढ़ाते हैं। भोजन को अम्लीय बना देते हैं। भोजन को अम्लीय बना देते हैं। हमारे भोजन को
अम्लीय बना देते हैं। तो आमाशय में जाके हमारे भोजन में जो है अम्लीयता बढ़ जाती है। किस कारण से बढ़ती है? जो आमाशय की दीवारों से जो गैस्ट्रिक एसिड निकलता है वो 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक होते हैं। उन एसिड हाइड्रोक्लोरिक से भोजन की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। और कितने समय रहता है आमाशय में? 2 से 2.5 घंटा। इसमें क्वेश्चन अलग अलग बन रहे हैं सारे क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि आमाशय में हमारा भोजन कितने से कितने समय रुकता है, आमाशय की दीवारों से क्या निकलता है। तो और आमाशय में जाने के बाद भोजन की अम्लीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। तो ऐसे भी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो हमारे एसिड हाइड्रोक्लोरिक है वो भोजन में अम्लीयता को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमारा पेप्सिन एसिड जो है, उसके बाद एक चीज उसमें होता है पेप्सिन एसिड। क्या है? पेप्सिन एसिड जो हमारे भोजन को छोटे छोटे कणों में बदलने के लिए, पेप्सिन एसिड जो होता है वो हमारे भोजन को और भी छोटे कणों में बदल देता है। भोजन को छोटे कणों में बदलने के लिए प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ लिख देते हैं नीचे, उधर जगह नहीं हो रही है सही से। प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारे जो आमाशय में क्या हुआ? आमाशय की दीवारों से निकला गैस्ट्रिक एसिड जो 3 तरह के एसिड हाइक्लोरिक को उत्पन्न करता है। 3 तरह के एसिड हाइक्लोरिक होते हैं जिनमें से जो भोजन को अम्लीय बना देते हैं, जो भोजन की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। उनमें से एक पेप्सिन एसिड होता है। पेप्सिन एसिड क्या काम करता है? भोजन को जो अभी तक जितने कणों में टूटा था उससे और छोटे कणों में बदलने के लिए जो भोजन में प्रोटीन होती है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। अब हमारा जो भोजन है आमाशय में किस चीज में बदल जाता है? अर्ध ठोस पेस्ट में बदल जाता है। अर्ध ठोस रूप में हमारा भोजन आ जाता है। अर्ध ठोस पेस्ट। हमारा जो प्रोटीन का पाचन है, पेप्सिन एसिड की क्रिया से भोजन के जो छोटे कणों में बदला, जो हमारा प्रोटीन की पाचन की क्रिया हुई, उसके बाद हमारा भोजन जो है वो एक अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में बदल जाता है। तो इसे हटा देते हैं। मैं जितने पॉइंट बता रही हूँ अगर आप उसे नोट करते चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। इसे हटा देते हैं क्योंकि अब हमें नेक्स्ट पॉइंट अपना देखना है। तो इसे हटा देते हैं। पेन फिर से ले लेते हैं दूसरा। हमारा मुंह हो गया। मुंह हमने देख लिया। मुंह में हमारा लार जो हमारा मुंह में भोजन में लार मिक्स हुई, उसके बाद वो आहार नाल से होता हुआ हमारे आमाशय में पहुंचा। आमाशय में जाने के बाद 2 से 2.5 घंटे वो आमाशय में रुकेगा, जहां जो आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिक एसिड जो निकलता है, आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। वो 3 तरह के एसिड मेन करके जो वो होते हैं वो 3 तरह के एसिड हाइड्रोक्लोरिक होते हैं जो भोजन की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। तो हमारी भोजन की अम्लीयता कहाँ बढ़ेगी? आमाशय में बढ़ जाएगी। उसमें क्षारीयता, इसमें ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि भोजन में मतलब आमाशय में भोजन की अम्लीयता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। तो इसमें हमारा क्या होगा? भोजन की अम्लीयता को बढ़ा रहा है हमारा एसिड हाइड्रोक्लोरिक जो आमाशय में मिल रहे हैं, उसमें वो उसकी अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। उसमें एक पेप्सिन एसिड भी होता है। पेप्सिन एसिड भोजन को और छोटे कणों में बदलने के लिए हमारी प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन पाचन जब वो और छोटे कणों में हमारा भोजन टूट जाता है तो आमाशय में वो कैसे रूप में आ जाता है? वो अर्ध ठोस पेस्ट के रूप में बदल जाता है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हम देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में सिर्फ पानी सोखने का काम होता है। बड़ी आंत में हमारा कोई किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में हमारा होता है पानी सोखने का काम प्लस
कुछ जो थोड़े से उसमें कुछ मात्रा में पोषक तत्वों को सोखने का काम, कुछ मात्रा में पोषक तत्व। बड़ी आंत में हमारा होगा कुछ मात्रा में, बहुत अधिक नहीं, कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषण करती है हमारी छोटी आंत। पोषक तत्वों का अवशोषण, छोटी आंत है बड़ी आंत। बड़ी आंत में किसी भी तरह की मतलब पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का किसी भी तरह का पाचन नहीं होता। सिर्फ क्या होता है वहाँ पे जो उसमें हमारी जो भोजन वहां तक पहुंचा बड़ी आंत तक, तो वो सिर्फ वहां से उसका पानी सोखने का काम उसमें से करती है बड़ी आंत हमारी, और कुछ मात्रा में पोषक तत्वों का उसमें से अवशोषण करती है। अवशोषित उसमें से कुछ पोषक तत्वों को करती है बड़ी आंत। अब हमारा पास ऑप्शन बचता है छोटी आंत। तो हमारा जो क्वेश्चन था, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण हमसे पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन में? अधिकांश अवशोषण किसमें होता है? सबसे अधिक अवशोषण हमारे जो पाचन क्रिया के जो तंत्र हैं सारे, उसमें से सबसे अधिक अवशोषण पोषक तत्वों का पूछा था। तो सबसे अधिक पोषक तत्वों का हमारा अवशोषण अगर इसमें बात करें तो वो होगा हमारी छोटी आंत में। इसका आंसर हमारा होगा छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसमें भोजन हमारा करीब 1.5 घंटा रुकता है। कितना रुकता है? 1.5 घंटे। छोटी आंत में हमारा भोजन 1.5 घंटे रुकता है। इसमें जो ग्रंथियां है वो अमाशय के बाद, यानी अमाशय से चल के भोजन पहुंचा था। अमाशय में कैसा हो गया था? वो एकदम लुगदी के रूप में बदल गया था। लुगदी के रूप में वो पूरा पाचन, मतलब उसे बोलते पाचन नहीं बोल सकते, मतलब वो एक पेस्ट के रूप में चेंज हो गया था। उसके घटक टूट के आसान फॉर्म में बदल गए थे। तो जब उसके बाद वो छोटी आंत में हमारा भोजन जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद 1 से 1.5 घंटा वहां पे लगभग रुकता है हमारा भोजन। छोटी आंत में करीब कितने घंटे रुकता है? 1.5 घंटे। जहां छोटी आंत की जो ग्रंथियां होती हैं, छोटी आंत की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां उसमें छोटी आंत में हमारी पाई जाती हैं, वो भोजन से पोषक तत्वों को, भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करती हैं। पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करती हैं। अवशोषित करने का काम करती हैं, अवशोषित करती हैं। जिसमें मेन करके किस चीज का अवशोषण होता है? जो इसमें होता है छोटी आंत में मेन करके हमारा किस चीज का अवशोषण होगा? विटामिन्स का, B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और प्रोटीन। तो छोटी आंत में हमारा भोजन कितने समय रुका? 1.5 घंटा लगभग। उसमें जो ग्रंथियां होती हैं, तो ग्रंथियां हमारी क्या काम कर रही हैं? भोजन से अवशोषक जो तत्व हैं उनको अवशोषित कर रही हैं। उन तत्वों में मेन करके हम बात करते हैं, जैसे विटामिन हो गए, B12 हो गया, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम व प्रोटीन। इन सब का वो छोटी आंत में हमारा अवशोषण हो जाता है। जो हमारी छोटी आंत है वो भोजन से लगभग 90% पोषक तत्व जो है ले लेती है। छोटी आंत हमारी लगभग 90%
लगभग कितने 90% पोषक तत्वों को ले लेती है। पोषक तत्व ले लेती है। तो हमने पाचन तंत्र का देखा था, मुंह से हमारा भोजन लार के साथ मिक्स हुआ। लार के साथ मिक्स होने के बाद वो आहार नाल से होता हुआ हमारे आमाशय में गया। आमाशय में 2.5 घंटे लगभग रुका, जिसमें उसकी क्रिया होने के बाद वो एक अर्ध ठोस में बदल गया। अर्ध ठोस में होने के बाद वो छोटी आंत में गया। छोटी आंत में भोजन लगभग 1.5 घंटा रुकता है, जहां से जो छोटी आंत की ग्रंथियां होती हैं वो भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं, जिसमें मेन करके विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम व प्रोटीन लगभग। और ये पोषक तत्वों के लगभग 90% जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित करती है हमारी छोटी आंत। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है, उसमें जब 90% उधर ले लिया तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ पोषक तत्व बचे, बाकी पानी बचा। तो बड़ी आंत में जाने के बाद वो पानी को भी उसमें से पानी सोखने का काम हमारी बड़ी आंत करती है। कुछ मात्रा में जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण बड़ी आंत करती है। और पानी सोखने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारे भोजन से बचा, जो हमारे शरीर के किसी काम का नहीं, उसे मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी बड़ी आंत का होता है। और अगर बड़ी आंत में संक्रमण हो जाता है तो उससे हमारा पेट खराब और दस्त जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। अगर बड़ी आंत में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो पेट खराब और दस्त जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चन आज डिस्कस किए। कैसे लगे हों ये क्वेश्चन, जैसे भी आपको क्वेश्चन लगे हों उसका मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताएं। आज की क्लास का आगे भी आपके लिए कंटिन्यू ऐसे ही रहेगी। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आई हूँ इसे आगे जारी रखेंगे। ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, वीडियो को, क्लास को हमारी लाइक करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के हमारे क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी वो कैसी रही। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।